दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम को लेकर। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे पास में जन्म कुंडली है वो एक युवक की है और इनका डेट ऑफ बर्थ है 18 फरवरी 1995। जन्म का समय है दोपहर में 1 बजे और जन्म स्थान है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। तो प्रिय दर्शकों, हम और आप मिलकर के आज इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और इनके द्वारा दिए गए कुछ सवालों के जवाब को इनकी जन्म कुंडली से तलाशने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ वो नए दर्शक या आप में से जो भी दर्शक अपनी जन्म कुंडली का बृहत रूप से वीडियो विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का स्लॉट बुक कर सकते हैं या इस कार्यक्रम से संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी दर्शक जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं तो वो इनकी जन्म कुंडली को प्रिपेयर कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दिया है, फिर हम और आप मिलकर के इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इसके पहले भी मैं आपको, जब तक आप कुंडली को बना रहे हैं, मैं इनके जन्मकाल के पंचांग के विषय में आपको बता देता हूँ। तो इन्होंने शनिवार के दिन फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लिया है। देवगण है इनका कन्या राशि, ये भूमि तत्व की राशि है, बुध राशि होते हैं और कुंडली इनकी बनती है वृषभ लग्न की। और इन्होंने अपने बारे में जो बताया है कि ये वर्तमान समय में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इनकी प्लानिंग है कि 2023 में शादी भी करेंगे। चलिए, वो तो बाद का विषय है, हम देखते हैं। सबसे पहले तो वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है जो कि एक भूमि तत्व का लग्न है और राशि इनकी कन्या है जो कि भूमि तत्व की राशि है। तो लग्नेश और राशिश का मित्र होना और तत्वतः एक होना जातक के जीवन काल में संघर्ष को कुछ हद तक कम कर देता है। तो इस पॉइंट को याद रख करके साइड में रख दीजिए। अब बारी आ जाती है वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न में जो लग्न का मान है वो 29 अंश 25 कला है और मृगशिरा नक्षत्र में अर्थात मंगल के नक्षत्र में ये लग्न है जो कि सप्तमपति अर्थात इस जन्म कुंडली के मार्केश बनते हैं। तो लग्न जो है वो मार्केश के नक्षत्र में है तो कहीं ना कहीं कमजोर तो माना जाएगा। दूसरी चीज, ये इवन नंबर की राशि अर्थात सम राशि है और सम राशि में 29 डिग्री पर होने की वजह से लग्न भी कहीं ना कहीं कमजोर अवस्था में इनका माना जाएगा। बाल्यावस्था का लग्न है इनका। अब देखा जाए तो लग्नेश शुक्र बन जाते हैं जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। तो लग्नेश का जाकर के अष्टम भाव में बैठना तो अवयोग हुआ और ये जाकर के गुरु के घर में बैठे हैं। हालांकि गुरु के साथ तात्कालिक मित्रता में बैठे हुए हैं लेकिन लग्नेश होकर के अष्टम में है। तो लग्नेश का अष्टमस्थ अवयोग और जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराता है। तो ये शुक्र हमको यहाँ पर पीड़ित दिखे, लेकिन जब आप नवमांश में जाकर के देखेंगे तो वो तुला राशि में अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। तो लग्नेश को नवमांश में बल मिल जा रहा है। तो 3 पॉइंट्स हमको देखने में मिले। पहला तो तत्वतः लग्नेश और राशि सेम है तो संघर्ष में कमी आई। लग्नेश अष्टम में बैठे तो अवयोग हुआ लेकिन वो लग्नेश बलवान है। तो अब कुल मिलाकर के अगर हम इसको देखें तो 75% जो अवयोग का दुष्प्रभाव होता है उसमें कमी। लग्नेश का जाकर के अष्टम भाव में बैठना तो वो प्रभाव तो रहेगा। तो 25% जीवन काल में जातक के 25 से 30% संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा। अब हम इनके अलग अलग भावों के विषय में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम इस विषय पर विचार करेंगे कि और क्या स्थिति हो सकती है। हालांकि लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है जिस वजह से लग्न को बल मिल रहा है। किसी भी व्यक्ति की लग्न पर अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो, चाहे वो कारक हो या अकारक, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को भव्य बनाने का काम करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का काम है नॉलेज, ज्ञान, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में ज्ञान को बढ़ाने का ये काम करते हैं। तो गुरु की दृष्टि लग्न पर हो जाए तो ये श्रेष्ठ है और इसको आप एक उच्च कोटि का राजयोग ही कह सकते हैं। वृषभ लग्न वैसे तो 29 अंश पर है तो प्रभाव कम आना चाहिए। हालांकि फिर भी जो कुंडली प्रिपेयर इनकी हुई है वो वृषभ लग्न की है, नवमांश इनका कन्या लग्न का बना हुआ है, ये भी श्रेष्ठ है। तो वृषभ लग्न के लोग मेहनती होते हैं, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं और ओवरऑल अगर किसी चीज को ठान लें तो उसको पाने में लगे रहते हैं। वहीं कहीं ना कहीं कन्या राशि होने के चलते ऐसे व्यक्तियों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। अब हस्त नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, चंद्रमा के नक्षत्र में इनका जन्म होने की वजह से कहीं ना कहीं भावुकता या इमोशंस इनके अंदर देखने में आ जाएंगे। गुरु चंद्रमा का 3रे 11वें का संबंध है। हालांकि ये चंद्रमा केमद्रुम से ग्रसित है। 8वें में राहु बैठे और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वनक्षत्र में है तो दुष्प्रभाव कम, लेकिन केमद्रुम दोष का प्रभाव तो होगा। शिक्षा में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, एक जैसी पढ़ाई का ना रह पाना, लव रिलेशनशिप्स में परेशानी आना, ये इस तरह की स्थिति इनके साथ में हो सकती है। द्वितीय भाव के अधिपति बुध बन जाते हैं जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले बताया था कि कुटुंबपति या धनपति होकर के कोई भी ग्रह अगर भाग्य भाव में जाएगा तो ये महाधनी योग होगा
और जातक के जीवन काल में धन की स्थिति सदैव बनी रहती है। लेकिन द्वितीय पति जाकर के नवम में बैठे तो ऐसे जातकों का बाल्यकाल जो होता है वो थोड़ा सा कष्टमयी होता है। तो हो सकता है कि बाल्यकाल इनका जो है वो कष्टकारी रहा हो। तृतीय भाव के अधिपति चंद्रमा जाकर के पराक्रम भाव में बैठे और तृतीय भाव के अधिपति चंद्रमा है जाकर के पंचम भाव में बैठे और पंचम भाव के अधिपति स्वतः नवम भाव में। तो पराक्रमेश का जाकर के ज्ञान भाव में बैठना भी श्रेष्ठ है। जातक अपने पराक्रम से अपने ज्ञान का विकास करने वाला होता है। तृतीय भाव में नीच राशि के मंगल बैठे हैं तो हो सकता है छोटे भाई बहनों के कष्ट, छोटे भाई बहनों से कष्ट या छोटे भाई बहनों का सुख जो है वो कम मिल सके। सप्तमपति होकर के ये मंगल जाकर के तृतीय भाव में बैठे हैं, हालांकि द्वादशपति होकर के बैठे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सप्तमपति जाकर के तृतीय भाव में बैठे हैं तो ऐसे लोगों का जीवन साथी भी पराक्रमी होता है। चतुर्थ भाव के अधिपति सूर्य बन जाते हैं जाकर के दशम भाव में दिग्बली होकर के बैठ करके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तो भूमि भवन और वाहन के सुखों को दिलाने वाले होते हैं। वैसे ही आपके चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो एक से अधिक भूमि भवन और वाहन का सुख ऐसे व्यक्तियों के पास होता है, परंतु वो उस घर में रह नहीं पाता और घर में कलह की स्थिति भी आपके रहती होगी। तो ये चतुर्थ भाव की स्थिति है। पंचमपति भाग्य भाव में जाकर के बैठे, कहना नहीं, इसमें व्यक्ति के पास ज्ञान होता है और पराक्रम से अपने ज्ञान का विकास किया और पंचमेश का जाकर के भाग्य भाव में बैठना भी अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति है। षष्ठ भाव के अधिपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं लेकिन वो स्वतः लग्नेश है तो विपरीत योग की बात तो नहीं कही जाएगी क्योंकि षष्ठेश है और षष्ठेश होकर के अष्टम में है। लेकिन सूत्र क्या होता है कि 6, 8, 12 भाव के मालिक 6, 8, 12 भाव में हो और लग्नेश बलवान हो तो लग्नेश जाकर के अष्टम भाव में बैठे तो विपरीत योग तो यहाँ नहीं माना जाएगा। लेकिन लग्नेश नवमांश में हमें बलि दिख रहे हैं तो विपरीत योगों का कुछ प्रभाव देखने में मिल जाएगा और वो यह है कि संघर्ष के बाद में सफलता, तो वो है आपकी जन्मकुंडली। सप्तमपति पराक्रम में बैठे, बताया मैंने सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति अष्टमपति होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, लाभपति होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं तो पत्नी के आने के बाद में इनकम के बढ़ने की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि दाम्पत्य जीवन में परेशानी और हो सकता है कि पत्नी के स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानियां आपको देखने में मिले, तो इस बात का ध्यान रखें। भाग्येश और दशमेश स्वतः शनि दशम भाव में शश नामक महापुरुष योग लगा करके बैठे हैं तो आप समझ ही गए होंगे इस चीज को। करियर के दृष्टिकोण से कुंडली अच्छी है, चीजें सब कुछ जातक को प्राप्त हो जाने वाली हैं, परंतु कब, बहुत ज्यादा विलंब से। जब शनिदेव चाहेंगे तब चीजें इनको प्राप्त होंगी। तो विलंबित चीजें हैं इनकी कुंडली में लेकिन चीजें प्राप्त इनको हो रही हैं। लाभेश सप्तम में बैठे, मैंने बताया कि पत्नी के आने के बाद में लाभ की स्थिति बन जाती है और द्वादशपति जाकर के पराक्रम भाव में बैठे तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। षष्ठ भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं। दशम भाव में भी सूर्य का होना अच्छा माना जाता है तो राहु आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में स्वाति नक्षत्र में बैठे, स्वा नक्षत्र में। षष्ठ भाव में शुक्र के घर में शुक्र के साथ तात्कालिक मित्रता बनाते हुए बैठे हुए हैं जो कि ओवरऑल बढ़िया है। नवमांश में भी वो कुंभ राशि में बैठे तो राहु की स्थिति भी आपकी जन्म कुंडली में अच्छी होती है। षष्ठ में अति विशिष्ट कारक नहीं होते, राहु कारक होते हैं। अति विशिष्ट कारक राहु दशम में होते हैं तो षष्ठ भाव में राहु कारक है। 3, 6, 10, 11 में राहु शुभ फल प्रदाता बनते हैं तो आपके लिए वो स्थिति ठीक है। तो माफ कीजिएगा, मैंने अति विशिष्ट कारक कहा, यहाँ पर कारक हो जाते हैं राहु अगर वो षष्ठ भाव में आकर के बैठे। शत्रुहंता बना देते हैं व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति के शत्रु तो बहुत होते हैं। वो तो वैसे भी आपके वाणी भाव के अधिपति बुध बन जाते हैं और वाणी भाव पर राहु की दृष्टि तो शत्रुता तो आप कर ही लेते होंगे लेकिन शत्रुहंता भी ये व्यक्ति को बनाता है। एक सलाह और आपको दूंगा कि किसी भी शुक्र की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो वो समस्या आपको हो सकती है। अतः अपने खान पान पर नियंत्रण रखें और मद्यपान करने की अगर आदत है तो उसको आज से ही छोड़ दीजिए, नहीं तो वो आगे जाकर के आपके स्वास्थ्य में परेशानी का कारण बन जाएगा। तो ये था इनकी जन्म कुंडली का सामान्य अध्ययन। अब हम सीधे इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं क्या हम राजनीति में जा सकते हैं। इनका प्रश्न है आपके दशम भाव के अधिपति दशम भाव में सूर्य बैठे हैं, बाल्यावस्था में है लेकिन षड्वेल में बली है क्योंकि वो दशम भाव में है, दोपहर का आपका जन्म है और राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और राहु भी आपकी कुंडली में अच्छी है, बिल्कुल राहु की दशा भी आपको चल रही है तो आप बिल्कुल राजनीति में जा सकते हैं। अगर आपका कोई गॉडफादर है या सपोर्ट है आपको या स्थितियां बनती हैं और राजनीति की तरफ आपकी व्यवस्थाएं बन जाती हैं तो आप बिल्कुल राजनीति के क्षेत्र में प्रयास कर सकते हैं। इस जन्म कुंडली में पर्याप्त ग्रह योग है, भाग्य का भी साथ है कि आपको राजनीति में सफलता वो दिला सकता है। राजनीति में सफलता, मान सम्मान सभी की स्थितियां बन रही हैं। हालांकि बदनामी भी होगी क्योंकि सूर्य पर राहु की दृष्टि है, लेकिन बदनामी भी किस व्यक्ति की होती है जिसका समाज में नाम, मान और सम्मान हो, तो वो योग है आपकी कुंडली में। आप राजनीति में अगर आपकी व्यवस्थाएं हैं तो आप जा सकते हैं। क्या हमें अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? दशम में सूर्य है, दशमपति दशम में, कहना नहीं, अगर आप प्रयत्न करें तो बिल्कुल अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, लेकिन केमद्रुम दोष का होना आपके मन को अशांत करेगा और राहु की महादशा भी कहीं ना कहीं शिक्षा को बाधित करती है। तो सरकारी नौकरी में जाने में हो सकता है कि जाते जाते आप कंसंट्रेशन में परेशानी है, तो एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो नर्वस हो जाए, पढ़ने बैठ रहे हैं तो अच्छे से मन नहीं लग पा रहा है पढ़ाई में, तो ये है। हालांकि आपका गवर्नमेंट जॉब का मन है तो उसके लिए उपाय मैं आपको बता देता हूँ।
धन की सिचुएशन क्या रहेगी? धन भाव के अधिपति जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में, पराक्रमेश के नक्षत्र में है, अर्थात मेहनत से धन है आपके पास में, महाधनी योग है, धन को लेकर के चिंता की जरूरत नहीं। और गुरु जो कि धन के कारक है वो 18 अंश पर ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में अर्थात पंचमेश और धनेश के नक्षत्र में बैठे हैं। तो धन के कारक का धनेश के नक्षत्र में होना इस जातक के जीवन काल में धन की स्थिति ठीक है, तो धन को लेकर के आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने एमबीए किया है, आगे करियर का क्या स्कोप है? बुध आपकी कुंडली में बढ़िया है, आप प्राइवेट क्षेत्र में भी जा सकते हैं, राजनीति में भी और सरकारी नौकरी में। किसी एक जगह फोकस होकर के मेहनत करिए, सफलता आपको मिलनी तय है, क्योंकि आपके दशम भाव में शनि बैठे हैं और शश नामक महापुरुष योग है। विलंब के साथ में आपको सफलता मिल सकती है। वर्तमान समय में आप राहु की दशा देख रहे हैं, राहु में केतु का अंतर अभी 2 अप्रैल के बाद से आपको प्रारंभ हुआ है, कन्या राशि की वजह से वर्तमान समय में चल रहा है। तो प्राइवेट नौकरी को करते रहिए, प्राइवेट नौकरी को छोड़ने की गलती मत करिएगा, लाभ के रास्ते आपको मिल सकते हैं। सरकारी के लिए प्रयत्न करिए और 2026 में जब राहु में सूर्य का अंतर आ रहा है तब सरकारी नौकरी का योग प्रबल है। बाकी राहु में शुक्र का अंतर भी सरकारी नौकरी दिलाने वाला आपकी केस में हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन भाव के अधिपति शुक्र होकर के अष्टम में बैठे हैं और कंपटीशन भाव में राहु बैठे हैं। सरकारी नौकरी का प्रयत्न करते रहिए प्राइवेट नौकरी में रहते हुए, बाकी राजनीति की व्यवस्था बन जाती तो कोई बात ही नहीं है। कौन सा बिजनेस उत्तम रहेगा? आपकी जन्म कुंडली को अगर देखा जाए तो शनि से संबंधित व्यापार, आप जितने भी व्यापार होते हैं, मशीनरी से संबंधित व्यापार, ऑटोमोबाइल से संबंधित व्यापार हो गया, गाड़ियों से संबंधित व्यापार हो गया, लोहे से संबंधित व्यापार हो गया और जूते का चमड़े का व्यापार हो गया, तो वो आप शनि से संबंधित व्यापार आप कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई पड़ती। सूर्य का व्यापार भी आपकी जन्म कुंडली में बनता है। क्या मेरे में केमद्रुम योग है? क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में शुक्र है तो यहाँ केमद्रुम योग भंग होगा नहीं। केंद्र में होते अगर देवगुरु बृहस्पति होते चंद्रमा से तो केमद्रुम योग भंग होता, लेकिन वो केमद्रुम का प्रभाव कुछ हद तक कम हो जा रहा है, इस वजह से मैंने आपको बताया, क्योंकि बुध की स्थिति ठीक है। मैरिड लाइफ कैसी होगी? सप्तम भाव के अधिपति जाकर के पराक्रम भाव में नीच राशि में बैठे हैं और अष्टम पति जाकर के सप्तम भाव में, शुक्र के पर देखा जाए तो केतु की दृष्टि पड़ रही है और नवमांश में शनि मंगल का संबंध सप्तम भाव में। अगर बिना कुंडली मिलाए आपका विवाह होता है तो दाम्पत्य जीवन तो खराब ही है। अतः जब भी आपका विवाह हो बकायदा पॉइंट बाय पॉइंट कुंडली मिला करके आपका विवाह होना चाहिए। जन्म लग्न और चंद्र लग्न से आप मांगलिक तो नहीं है, ये प्लस पॉइंट है, लेकिन फिर भी जन्म कुंडली का बकायदा मिलान करके ही आप अपनी जो है विवाह की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि सप्तम पति ऑलरेडी मंगल है और वहां पर मंगल शनि की युति भी बन रही है नवमांश में। तो दाम्पत्य में दिक्कत है, परंतु कुंडली मिलाकर के विवाह करेंगे तो काफी हद तक सुरक्षा यहाँ पर बन जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या मेरी कुंडली में शश योग का प्रभाव रहेगा? क्योंकि वहां पर राहु की दृष्टि पड़ने से कोई दिक्कत नहीं, कोई भी योग या दुर्योग है तो उसका प्रभाव तो रहेगा। सूर्य और शनि की युति है तो सूर्य और शनि की युति में सूर्य का प्रभाव कम होता है, शनि का प्रभाव बढ़ जाता है, तो वो है आपकी कुंडली में। बाकी राहु की दृष्टि पड़ने से उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शनि पर ही राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो शश योग का प्रभाव पड़ेगा। जातक को जीवन काल में सभी चीजें प्राप्त होंगी, परंतु अत्यधिक विलंब के साथ में। तो शश योग का यही प्रभाव है कि मिलता सब कुछ है परंतु विलंब होता है, तो इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। सूर्य शनि की युति किस तरह से प्रभाव देगी? पॉजिटिव तो कैसा और नेगेटिव तो कैसा? पॉजिटिव यही है कि शनि को बल मिल जाएगा सूर्य और शनि की युति में, जो कि भाग्येश और कर्मेश है, तो इसको बलवान करेगी। हालांकि 36वें वर्ष की उम्र में भाग्योदय जो है वो ऐसे जातकों का होता है। सूर्य शनि की युति आपके दशम भाव में है तो पिता के साथ में संबंधों को खराब करना, थोड़ा सा मान सम्मान की क्षति पहुंचाना, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत भी आपको हो सकती है, घुटनों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, तो उस चीज का आप ध्यान रखें। मैं कुछ समय बाद पेपर मिल्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का सोच रहा हूं, तो क्या सक्सेसफुल होऊंगा? कर सकते हैं, शनि का ही व्यापार है, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी से संबंधित, लेकिन देखिए आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा है। उसका कारण है कि केमद्रुम योग और राहु की महादशा। आपने मुझसे 4 से 5 चीजें पूछनी, प्राइवेट जॉब, राजनीति, सरकारी नौकरी, व्यापार, और अब आप इस चीज में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो 10 जगह फावड़ा मारेंगे पानी नहीं आएगा, एक जगह 10 फावड़े मारेंगे पानी आ जाएगा। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। जितनी भी चीजें आप पूछ रहे हैं सभी योग आपकी कुंडली में तभी आपके मन में आ रहे हैं, परंतु डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। कुंडली सभी तरह से तैयार है और फिर उस पथ पर आगे बढ़िए। राजनीति में परेशानी आज के इस परिवेश में ये हो जाती है कि जब तक आपके कनेक्शंस ना हो राजनीति में तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो कनेक्शंस होना आपके जरूरी है, तभी राजनीति। बाकी जो ऑप्शंस बनाए हैं उनमें अगर आप जाते हैं तो बहुत बेहतर है आपके लिए। क्या कुंडली में हर्ष विपरीत योग है, उसका फल होगा? विपरीत योग के विषय में मैंने पहले ही आपको बता दिया, तो आपने प्रश्न बाद में पूछा है, तो ये है आपका। अब बारी आ जाती है उपाय की। देखिए राहु की महादशा आपको चल रही है, हालांकि राहु षष्ठ में तो शत्रुहंता बनाएंगे, लेकिन राहु की महादशा का अपना प्रभाव है और आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं या प्राइवेट क्षेत्र में भी हैं, तो कुछ ना कुछ आपको पढ़ना तो होता ही है और आपकी कंसंट्रेशन में परेशानी व्यक्ति को भ्रम में डालने का काम राहु करते हैं। तो रोज आपको सबसे पहले मैं उपाय बता देता हूँ, इनको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। सूर्य की आराधना आपके
आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि व्यापार करें, प्राइवेट नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें या राजनीति में जाएं, मान सम्मान तो चाहिए, नाम चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। तो सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को नित्य जल दीजिए, हो सके तो रविवार के दिन का आप उपवास भी करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। राहु की महादशा और आपके बुद्ध को बल देने के लिए मैं आपको गणेश जी के मंत्र ओम गं गणपतये नमः का नित्य 3 माला जाप करने की सलाह देता हूं, तो आप ये करें। एक लाजवर्त बनवा करके शनिवार के दिन लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण कर लीजिए, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चाहे आप तो बुद्ध का रत्न पन्ना भी धारण कर सकते हैं, बुद्ध का रत्न पन्ना धारण करना आपके लिए ठीक है, और चाहे तो शनि का रत्न नीली भी आप धारण कर सकते हैं, उसमें भी मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। तो दोनों रत्न हैं, इन दोनों रत्न में से नीलम नहीं कहा मैंने, नीली कहा है, क्योंकि नवमांश में मुझे मीन के शनि दिख रहे हैं और मंगल के साथ है। हालांकि आप शनि के रत्न की तरफ ना जा करके बुद्ध का रत्न ही एकमात्र रत्न पन्ना धारण करें। पन्ना धारण करना मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और अब बात आ जाती है आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव से संबंधित। तो पंचम भाव के लिए मैंने आपको बताया कि गणेश जी की आराधना, गणेश जी आपके इष्ट देवता हैं, गणेश जी की अत्यधिक आराधना करिए। गुलाब के इत्र का प्रयोग करना आपके लिए उचित होगा, इससे आपके लग्न को बल मिल जाएगा। और दूसरी चीज आपको जो करनी है वो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या दुर्गा चालीसा। कोई एक चीज सुनिए, शुक्रवार से प्रारंभ करके नित्य इसका एक पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। जब आपकी शादी हो जाती है तो पत्नी के साथ में फ्राइडे के दिन दुर्गा मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो वो भी आपके लिए उचित रहेगा। विवाह की तरफ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं तो बकायदा जन्म कुंडली मिला करके ही आपका विवाह हो, तभी आपका विवाह चलने की संभावना है, नहीं तो विवाह में दिक्कतें हैं, क्योंकि अष्टमपति जाकर के सप्तम भाव में बैठे तो रोज की खिचखिच झिकझिक को दर्शाने का काम करते हैं। वैसे आपकी पत्नी का स्वभाव मंगल से संबंधित होने वाला है, तो पत्नी का स्वभाव उग्र होगा, तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और उपाय करना चाहिए। गुरुवार के दिन जब तक विवाह नहीं हो जाता, जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करेंगे तो वो भी आपके लिए उचित होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही इनके प्रश्न थे और इतने ही मेरे द्वारा जो कि मुझे लगा कि इस जन्म कुंडली से संबंधित जो कि उपाय हैं हम इनको कराएं तो हम इनकी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई एक पॉइंट इस जन्म कुंडली में जो आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताने से छूट गया हो तो स्वागत है आपका, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई आपके मन में उपाय है जो कि आपको लगता है कि इनसे अगर कराया जाए तो इनकी लाइफ को हम और थोड़ा बेटर बना सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का बृहद रूप से वीडियो विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे कार्यालय में संपर्क करके आप अपने बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के स्लॉट को भी बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सभी के सम्मुख एक नए ज्योतिषीय विषय को लेकर के मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।